वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो फाइनली केयरटेकर वजीर आज़म का नाम हमारे सामने आ गया है। पता चला वीकेंड पे कि जो फैसला हुआ है कंसेंसस से ऑब्वियसली होना था। राजा रियाज साहब और वजीर आज़म जो साबिक वजीर आज़म अब है शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, उन्होंने फैसला किया अनवारुल हक काकड़ साहब का। अनवारुल हक काकड़ साहब जो है 52 ईयर्स ओल्ड, बलूचिस्तान सूबे से इनका ताल्लुक़ है। पख्तून हैं, वहाँ का एक मशहूर जो कबीला है काकड़, उससे इनका ताल्लुक़ है। और कहा जा रहा है कि ये मुल्क के कम उम्र तरीन जो निगरां वज़ीर आज़म हैं वो बने हैं। इनका ऑब्वियसली जो बाप पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, बाप पार्टी की इत्तेहादी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की भी, और इस वक्त ये जो PDM हुकूमत रही है इसकी भी। ऑब्वियसली इनका नाम का जब ऐलान हुआ तो जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है डार्क हॉर्स सब ने कहा, क्योंकि अभी तक जितने भी उस वक्त तक नाम सामने आए थे इनका नहीं था। बलूचिस्तान का जिक्र ज़रूर हो रहा था बट काकड़ साहब का नाम उस वक्त तक किसी ने नहीं लिया था। और जैसे ही हम कह सकते हैं कि ये नाम सामने आया तो इत्तेहादी जो PDM जमातें हैं PDM की, ये जो इत्तेहादी हुकूमत थी, उधर से ही तनकीद शुरू हो गई। सबसे पहले सरदार अख्तर मेंगल साहब ने एक नवाज शरीफ साहब को जो ख़त लिखा और पब्लिक कर दिया, उसमें उन्होंने इख्तिलाफ राय का जिक्र किया और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि उनका कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं है अनवारुल हक काकड़ साहब से, मगर इख्तिलाफ इस बात पर है कि वो मिसिंग पीपल को एक मसला नहीं समझते। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा वज़ीर आज़म नहीं लाना चाहिए जिससे कोई ख़तरा हो जमहूरियत को। ऑब्वियसली रिएक्शन भी आया। जो अनवारुल हक काकड़ साहब के बहुत करीबी कॉलीग हैं सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल साहब के जो एतराज़ात हैं उनकी वजह तो नहीं मालूम और ना कोई वजह बनती है। इसी तरह जो ANP के रहनुमाए एमल वली ख़ान साहब, उन्होंने भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि सारे अमल का मजाक बना दिया गया है, गैर सियासी आदमी आता तो सबका एतमाद होता इस मामले पर। उनका ये भी कहना था कि बाप जमात का बाप कौन है ये सबको मालूम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी शुरू में लगा कि कुछ एतराज़ हुए। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि उनकी जमात ने कोई और नाम दिए थे, ये नाम तो उनके सामने आया ही नहीं था, मगर बाद में इसकी तरदीद कर दी गई। PMLN की तरफ से भी कुछ एक दो रिमार्क्स ऐसे आए हैं जिससे लग रहा है कि शायद इस जमात को भी कुछ खास मालूम नहीं था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमारी जब मशावरत हुई थी तो हमने बलूचिस्तान से डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का नाम जो था वो डिस्कस किया था। सो कुछ लग रहा है कि जैसे ये एक अगर सरप्राइज़ था तो बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज़ रहा है। अभी तक काबीना का ऐलान नहीं हुआ, बहुत से नाम जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। ज़्यादातर नाम उसमें टेक्नोक्रेटिक, जिसको पाकिस्तानी सियासत में कहा जाता है टेक्नोक्रेट्स के हैं। हफीज़ शेख साहब का नाम आता है, तो सुल्तान अलाना साहब का भी जिक्र हो रहा है, शुएब सडल साहब का, बट अभी तक कोई कंफर्म्ड ऐसा नाम सामने नहीं आया। ऑब्वियसली जो फोकस है वो इसी बात पर है कि जो ये बहुत अहम वजारतें हैं जिनका ताल्लुक़ मईशत से है, उधर कौन आएगा और कौन उनको चलाएगा। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे जो आउटगोइंग पार्लियामेंट में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आखिरी दिनों में तकरीर की, बहुत तनकीद की उन्होंने पार्लियामेंट पर भी, और इनफैक्ट एक सहाफ़ी से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये शायद बदतरीन पार्लियामेंट थी जिसका हिस्सा वो बने, और वो लोगों से इस पे माफ़ी भी मांगते हैं। सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर साबिक ही रह गए आप, वज़ीर आज़म आप बने ही नहीं, आपका नाम तो इतना चल रहा था। आप लोगों ने बड़ा काफ़ी कुछ कहा और मैंने भी हमने कहा 750 रुपये इसलिए भी खर्च कर दिए शेरवानी की। सारे टीवी वाले कह रहे थे जी आप बन रहे हैं। मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप ही बनेंगे। अच्छा, तो बहरहाल काकड़ साहब बन गए। तो सर इसी खुशी में आपने अपनी शेरवानी इस्त्री करवा ली? जी वो करनी पड़ती है ना, किसी वक्त भी टेलीफोन कॉल आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, पिछली हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जाया हो गए पैसे सर आपके। बट सर मतलब कि आप पार्टी ने आपको नॉमिनेट भी किया था या ये हम सहाफियों ने आपका नाम फैला दिया था? सहाफियों ने कहा जी। अच्छा, हर सहाफी कहता था। तो
तो आपने हमारी बात पे यकीन किया। यूजुअली तो मैं वेरी यकीन करता हूँ सर। यूजुअली हम आप 4 क्लिप्स आपके निकाल सकते हैं जिसमें आपने कहा आप मीडिया वाले यूं कर देते हैं, वो कर देते हैं। अच्छी बात पे आपने भी यकीन नहीं, मैंने यही कहा कि आप लोग कह रहे हैं तो मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा सर, ये बताएं कि काकड़ साहब के नाम पे बहुत से लोग चौंके, सरप्राइज हुए इत्तेहादियों में। whose choice was he? राजा रियाज साहब की ये चॉइस थी, शहबाज शरीफ साहब की चॉइस थी, नवाज शरीफ साहब तो सुने इसहाक डार साहब के लिए वो बहुत उनका ख्याल था कि इसहाक डार साहब को बनना चाहिए। नहीं, वो भी आप लोग ही मीडिया वाले कह रहे थे। अच्छा, इसहाक डार साहब तो कभी नहीं बनना चाहते थे। अच्छा, ऐसी कोई बात उन्होंने कभी की नहीं है। अच्छा जी। तो सर मतलब क्या तो फिर आप लोगों ने वो कहा कि इसने सजेस्ट करा। देखिए वहाँ आदमी 2 ही थे, एक शहबाज शरीफ साहब थे और एक राजा रियाज साहब थे। अच्छा, वही बता सकते हैं कि क्या हुआ, और क्योंकि एक ने सजेस्ट किया होगा, दूसरे ने अप्रूव किया होगा। नहीं सर, बट जो आपकी पार्टी में मुशावरत हुई, इत्तेहादियों से मुशावरत हुई, वहाँ कौन से नाम सामने आए थे? वो मुशावरत होती है ना। नहीं तो मुशावरत ये में भी फैसला सर तो जो शख्स वहाँ पर होता है वही करता है। और जो हमारी तरफ से थे शहबाज शरीफ साहब, तो वो पार्टी के सदर भी थे, वज़ीर आज़म भी थे, उनके पास तो कुल्ली इख्तियारात थे। मुशावरत करके वो ज़रूर हर की सुनते हैं, हर की बात वो देखते हैं, उसको वज़न देते हैं, लेकिन फिर फैसला खुद करते हैं। नहीं सर, बट जब मुशावरत हुई थी तो कौन से नाम, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हमने तो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का नाम डिस्कस हुआ था। नहीं, मैं मुशावरत में शामिल नहीं था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर अब्दुल मालिक ये ओहदा कभी कबूल करते। वो तो इलेक्शन लड़ते हैं। सही। वो पिछले 4-5 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के लिए, और अक्सर ही मैं जब भी उनसे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ तो वो हल्के में होते हैं, तुरबत में होते हैं या किसी और इलाके में होते हैं। बहुत नफीस आदमी हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इस ओहदे के यकीनन वो काबिल हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इंटरिम ओहदा कबूल करते। सर, डू यू थिंक काकड़ साहब इज अ गुड चॉइस? काकड़ साहब बन गए, जो चॉइस है वो अच्छी चॉइस है, इंटरिम गवर्नमेंट है। मैंने उसने असेंबली में भी कहा था कि मैंने खुर्शीद शाह साहब ने 2 मुशावरतें की और 2 हमने फैसले किए। आपने और खुर्शीद शाह साहब ने? जी। अच्छा। एक हमने चेयरमैन नायब लगाया। जी जी बिल्कुल, जब आप वजीर आज़म थे। जी 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 बिल्कुल। अगली मुलाकात मेरी और खुर्शीद शाह साहब की नायब की कस्टडी में हुई। हाँ। उसी चेयरमैन ने हम दोनों को अंदर किया। तो बिल्कुल ठीक है सर। हाँ। तो ये दूसरी चॉइस हमारी निगरान वज़ीर आज़म थे, बहुत नफीस आदमी है नासिर मुल्क साहब, लेकिन वो इलेक्शन की निगरानी ना कर पाए, तो यानी वो निगरान साबित ना हुए। यानी कि सर आप ये कहने की कोशिश करें कि पाकिस्तानी सियासतदान जब भी मुशावरत से कोई पोस्ट फिल करते हैं, और अब एक जमात में नहीं, मतलब कि अक्रॉस द पार्टी डिवाइड, तो बुरा ही नतीजा निकलता है। वो तो अपनी नेकनियती से करते हैं। मैंने ये कहा कि मैंने आपको 2 मिसालें आपके सामने रखी हैं। तो सर कि जो पिछले निगरान थे 18 में, उनका काम था इलेक्शन की निगरानी करें। इलेक्शन तो चोरी हो गया, तो अपना जो मैंडेट था वो पूरा ना करते। बड़े, मैं कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, बहुत ही नफीस आदमी, बहुत ही नेक नियति से वो काम कर रहे थे, लेकिन उनके होते हुए इलेक्शन चोरी हो गया। तो सर ये तो फिर सिस्टम का मसला है ना, वजीर आजम का तो नहीं है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो शायद कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, उनको पता तो होना चाहिए ना कि हो क्या रहा है, इसीलिए निगरान है ना, तो निगरानी नहीं कर पाए, जिस वजह जो वजूहात भी हो। तो सर आपके ख्याल में काकड़ साहब निगरानी कर पाएंगे इलेक्शन की? मैं उम्मीद करता हूँ, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। बट आपका तजुर्बा जो है, माजी का तजुर्बा, ये अच्छा कहता नहीं, तल्ख है। ज़ाती तौर पर भी तल्ख है। वैसे तो सर हम सबका ये ख्याल है कि ये इलेक्शन जो इस दफे होंगे ये 2018 जैसे ही होंगे। अल्लाह ना करे जी। वैसे इलेक्शन करवाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों सर? आपने कौन सा इलेक्शन इस दीदा दलील से चोरी करना हर एक के बस की बात नहीं है। जैसे 2018 को 2018 सर इस दफे कोई कम आपको लग रहा है? मुझे उम्मीद है कि फेयर इलेक्शन होंगे, अवाम को राय का मौका मिलेगा। सर आपकी जमात खुद कह रही है कि एक जमात का जो नाम है ना उसको निकाल दो बैलेट पेपर से, जब आपकी खुद जमात ये बात हमारी जमात ये नहीं कह रही, कुछ अफराद टीवी पर ये बात करते हुए ये बात कह देते हैं, ये उनकी जज्बात का इजहार होता है। नहीं ये सर, ये कैसे जज्बात है, जरा मुझे भी समझाए ना कि ये कहाँ से जज्बात निकलते हैं, जब एक सियासतदान जो एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है वो कहते हैं कि इस पार्टी का तो नाम ही नहीं होना चाहिए बैलेट पेपर पे। लोग पहले भी लोग कहते रहे, उन्होंने कहा फलाने को लटका दो, हालांकि पुल से लटका दो, ये बातें हुई हैं सियासत में, मुख्तलिफ बातें होती रहती हैं।
तो सर इन पर आप ज्यादा परेशान ना हुआ करें। तो सर इलेक्शन हम भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर हो। हम कौन है सर? हम सब जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। कौन रखता है सर जमहूरियत पे यकीन? कम से कम मैं समझता हूँ हर वो आदमी जो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, अगर वो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। नहीं सर, बट मसला ये है ना कि हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी हम यही कहते थे, अब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं सर कि कोई जमहूरियत पे यकीन नहीं रखता। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आप लोगों ने जो थे वो इग्नोर कर दिए। उसके अलावा मैं क्या कुछ जिस तरह लोगों को अरेस्ट किया जाता है या जेल में डाला जाता है, देखिए ये दारों के मसाइल हैं। ये पार्लियामेंट से सर जिस तरह लेजिस्लेशन हुई है, जी बिल्कुल ये खराबी है। मैंने इसका जिक्र भी किया है, असेंबली में जिक्र भी किया है कि ये तारीख पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट रही। सर वजह क्या थी? आई मीन व्हाट मेड इट? इज इट जस्ट कि इलेक्शन चोरी हुआ आपके ख्याल में? सिर्फ जी जी बुनियाद वो थी कि इलेक्शन चोरी हुआ। ऐसी हुकूमत वजूद में आई, ऐसी क़यादत आई, पार्लियामान में ऐसी रवायात पैदा हो गई जो बिल्कुल जमहूरियत की नफ़ी करती हैं, पार्लिमानी रवायात की नफ़ी करती हैं, और बहुत नुकसान हुआ है। यकीन करें कि आज अवाम भी सियासत से मायूस हैं, सियासी लीडरशिप से मायूस हैं, इस पार्लियामान से मायूस हैं, और जो कुछ बदकिस्मती से आखिरी हफ्ते के अंदर हुआ, कभी मुझे ये तवक्को नहीं थी कि पार्लियामान में ऐसी बातें होंगी कि आपने एक मीना बाज़ार लगा दिया यूनिवर्सिटियों का। पहली बात है कि आप यूनिवर्सिटी का एक्ट क्यों पार्लियामान पास करता है? ये इलेक्शन कमीशन का एचईसी का काम होना चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन का। सर लोग कहते हैं कि बहुत से लोग, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट बहुत से लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये इस तरह इसलिए पास होता है क्योंकि शायद कुछ ऐसे मूवर्स होंगे इन बिल्स के जिन्होंने। जी ये बातें हुई हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें निज़ाम को दुरुस्त करना चाहिए था। पार्लियामेंट क्यों चार्टर पास करे यूनिवर्सिटियों के? जो रेगुलेटर है ये उसका काम है कि वो देखे कि यूनिवर्सिटी कैसी है, बन सकती है नहीं बन सकती। लेकिन ये जिस तरह वहाँ पर मीना बाज़ार लगा, ये बड़ी शर्मिंदगी का बायस है, और ये इल्ज़ाम लगे हैं कि लोगों ने करोड़ों रुपए लेकर ये बिल पास करवाए हैं। इसका नोटिस स्पीकर साहब को और चेयरमैन सेनेट को लेना चाहिए था, वो भी इस काम में नाकाम रहे हैं। सर बट ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं उनको नहीं ये देखना चाहिए? वहाँ भी जिम्मेदारी है, हर जगह जिम्मेदारी है इसकी, पर कोई कोई बात ही नहीं होती। ये बदकिस्मती है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैंने इसीलिए असेंबली में भी कहा कि आप ये देख लें कि पिछले 5 साल में, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, पिछले 75 साल में देख लें कितने बिल बने हैं मुल्क के अंदर, कितने बिल हुकूमत की सहूलत के लिए हैं और कितने बिल अवाम की सहूलत के लिए हैं। अगर एक अवाम की सहूलत के लिए बना है तो 99 जो हैं वो हुकूमत की सहूलत के लिए बने हैं। और जब ये आप बिल पर डिबेट ना हो, बिल का मकसद कोई ना समझे और बिल पास कर दिए जाएं, ये बड़ी बदनसीबी होती है, और माजी में बहुत नुकसान हुआ इससे, तो बहुत नुकसान हुआ। मुझे बताएं फिर आई विल कम बैक टू दैट कि आप, हम ये तो कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये रिवायात का बिल्कुल कोई एहसास नहीं था, बट सर आप लोग तो पुरानी जमातें थी। नहीं वो नहीं हुआ ना, मैं इसमें यही कह रहा हूं। बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई। आई एम नॉट सेइंग मतलब कि क्रिटिसिज्म नहीं है, बट समझने की बात है कि ये इसी 5 साल में क्यों हुआ, या ये लीडरशिप की कमी है। यहाँ पर लीडरशिप की जो कमी है वो सामने आती है कि उनको चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए था, रोकना चाहिए था, वो नहीं रोका गया। और हम जब इक़्तिदार में होते हैं तो हम पार्लियामान को एक अपने काम में एक रुकावट समझते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामान में आते नहीं हैं, और पार्लियामान को ये समझा जाता है कि बस रबर स्टैम्प करवा लें और ये काम आगे चलता रहे। तो सर अगर ये क्रॉस द बोर्ड है। नहीं, क्रॉस द बोर्ड है, आई अंडरस्टैंड, बट डू यू थिंक कि अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में होते तो इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस, या शहबाज शरीफ साहब जो थे वो पार्लियामेंट में इंटरेस्ट नहीं लेते इस वजह? जब आपने कहा ना, अगर सिर्फ आपकी जमात की बात करूं कि लाइक इज इट देयर लैक ऑफ प्रेजेंस इन द पार्लियामेंट, या मैं ये कहूँ कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं है, एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे पार्टी तो मतलब कि लीडर तो वही है ना सर पार्टी के। देखिए मैं तो यही कह सकता हूँ कि क्या होता है ना होता मुझे इल्म नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कम से कम ऐसे काम कभी होने नहीं दिए। तो ये एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, इसमें यकीनन ये कमी रह गई है, बहुत बदनामी हुई है पार्लियामान की इस सारे अमल से।
और हमें कम से कम सबक ही हासिल कर लें कि जो कुछ हुआ है यहाँ पर। नहीं सर, बट ये कैसे, अब तो सब घर चले गए, अब हमें मालूम ही नहीं है इलेक्शंस कब होंगे, तो ये सबक कैसे हासिल होगा? कोई अगली पार्लियामान तो आएगी ना, अगली आप ही पार्लियामान तो आएगी। गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वहाँ तो और तो किसी को ख्याल ही नहीं आया। वो जो स्पीकर साहब है वो भी अब घर चले गए, मजाले जो उन्होंने इस पे स्पीकर साहब वही हैं। अच्छा चले, घर नहीं गए सर, वो मजाले कि उन्होंने कोई कहा होगा ये गलत हो गया, मुझे जरा ज्यादा ख्याल करना चाहिए था। उनको कहना चाहिए, चेयरमैन सेनेट को भी, शायद उन्होंने कुछ बात की है। बहरहाल ये कम से कम ये सोने पे सुहागा समझे, आखिरी हफ्ते में काफ़ी हमने बदनामी कमाई है। Do you think that's going to make the next election difficult for PMLN? ये जो परफॉर्मेंस है, यकीनन जब आप हुकूमत में होते हैं उसका वज़न आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आप अच्छे काम कर लें, आप आवाम के लिए कुछ कर जाएं, आवाम आपके रवैये को दुरुस्त समझे, तो फिर आपको वोट लेने में आसानी होती है। अब यकीनन ये सारी चीज़ों की कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी, लोग सवाल करेंगे। सर अभी पीछे ना 2 लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए केपी में जी। हज़ारा आपका यूजुअली स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, एक सीट वहाँ की भी थी, सुना है आपको 5वें या 6ठे नंबर पे आपकी जमात आई है। नंबर का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन यकीनन वहाँ पर कामयाबी नहीं हुई। लोकल गवर्नमेंट के और खासतौर पर बाई इलेक्शन जब हों उसके अपने मुहरकात होते हैं, तो उसको आप एक पैमाना ना समझें। अच्छा तो मैं सूबाई और कौमी का आप बेसिकली सर ये कह रहे हैं कि जब हज़ारा में इलेक्शंस होंगे नेशनल प्रोविंशियल असेंबली की, आपकी ये इतनी बुरी हालत नहीं होगी? नहीं, अल्लाह करे जी। मैंने यही कहा कि एक वज़न बर्दाश्त, आपको महंगाई हुई है, बहुत सी और गलतियाँ हुई हैं, उसमें उसका वज़न यकीनन आपको बैलेट बॉक्स पे अदा करना पड़ेगा, और हज़ारा में भी अदा करना पड़ेगा। ये बदकिस्मती है। और सर शायद इसी वजह से आपकी जमात इज़ ओके विद द आइडिया कि इलेक्शंस में ताख़ीर हो जाए, जो आखिरी मिनट पे CCI से जो सेंसस अप्रूव हुआ है, जो मर्जी आप कह लें सर, सबको ये यकीन है इस वक्त, शायद गलत यकीन हो, मगर मुझे आप बताएं कि क्या सबको ये यकीन नहीं है कि आप लोग नहीं चाहते कि इमीडिएटली इलेक्शंस हो, क्योंकि आप लोगों को पता है आप हार जाएंगे? देखिए, सियासी जमात का वजूद ही इलेक्शन से लिंक्ड होता है। इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए कोई भी सियासी जमात, चाहे वो इलेक्शन हार रही हो या जीत रही हो, जो भी उसकी मकबूलियत अवाम में हो, वो तो कभी नहीं चाहती कि इलेक्शन ना हो। सर ये आप थियरी मुझे बता रहे हैं, थियरी मुझे भी पता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप मेरी इस बात को डिनाई करेंगे या मैं मुकम्मल तौर पर डिनाई करूंगा। आपकी जमात बात सुनी नहीं, कोई सियासी जमात बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूदा हालात में ये कहे कि इलेक्शन ना हो। सीरियसली सर? मैं सीरियसली कह रहा हूँ। तो सर ये क्या जरूरत थी फिर सेंसस को आखिरी मिनट पे पास करने की? ये इसकी जरूरत थी तो बहुत पहले करना चाहिए था। ये गलती की आखिरी दिन तक इंतजार करके, तो अब तो ताकि वहां पैदा ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये चॉइस नहीं है कि एक सेंसस जब हो गया तो उसी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। अगले इलेक्शन जो है वो फिर 5 साल रहेंगे। सर आपको क्या लगता है कि 3 महीने में इलेक्शंस हो जाएंगे? 3-4.5 महीने कहा है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने पहले कह दिया था कि हमें अगर नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन करवाने पड़े तो 4.5 महीने लगेंगे, और उसमें ज़्यादा चैलेंज जो है वो सूबाई असेंबली की सीटों का है। तो यू थिंक जनवरी तक इलेक्शंस हो जाएंगे? जी, जनवरी तक। अभी मिड अगस्त है तो 4.5 महीने, दिसंबर का आखिर आ जाएगा। हो सकता है सर्दी की वजह से 1-आध महीना और डिले हो जाए। कौन सर? सर्दियाँ होती हैं बहुत, मतलब मेरे हल्के में बर्फ़ पड़ी होगी। अच्छा। इस तरह बहुत से हल्के हैं केपी के अंदर, पंजाब में, जहाँ पर बर्फ़ पड़ी होती है। एंड यू थिंक कि उसके अलावा इलेक्शंस हो जाएंगे, और जो ये हम लोग समझते हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे या ताख़ीर होगी, हम गलत हैं? और हम सहाफ़ी नहीं कह रही सर, मैं अवाम कह रही हूँ। सहाफ़ी और अवाम, हम आपको भी अवाम समझते हैं। अच्छा, आप हमें नहीं समझते, लेकिन हम आपको समझते हैं। शुक्र है सर, मुझे तो बड़ा डर लगता है कि हमें अब कोई आम इंसान समझता भी है कि नहीं। आज भी कुछ लोगों ने कहा, और मेरा भी यही ख्याल है कि आप दिसंबर के आखिरी हफ्ते और मार्च के पहले हफ्ते इस पीरियड में इलेक्शन होंगे, क्योंकि 11 मार्च को रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा, तो उसमें इलेक्शन, यानी उससे पहले हो जाए तो बेहतर है। फिर सदर का इलेक्शन भी होना है, सूबाई असेंबली ने अगस्त और सेनेट को मुंतखब करना है सूबाई असेंबलियों ने। तो ये इंशाल्लाह इसमें ताख़ीर है, यानी 4.5 महीने से भी आपको 4-6 हफ्ते आगे जाना पड़ेगा। ये मेरी राय है। इलेक्शन, ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन करेगा वही फैसला है।
सर एक इकॉनमी जो अगले दिन, अगले चंद महीने, चाहे वो जनवरी तक हो या दिसंबर तक हो या मार्च तक हो, काकड़ साहब और उनकी काबीना के लिए कितना आसान या मुश्किल होगा इसको संभालना? नहीं, उनका इसमें कोई इतना बड़ा रोल होगा नहीं, क्योंकि ना सर मार्केट इतने पावर्स आपने दे दिए केयरटेकर गवर्नमेंट को, और हमें बताया गया कि ये बड़े ज़रूरी हैं उनको पावर्स देने, बिकॉज बहुत फैसले करने हैं। जी ठीक है, पावर्स आपने दे दी हैं। आप कह रहे हैं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उनको? नहीं, यानी वो असरअंदाज नहीं हो सकते जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। यदि मार्केट्स या बिजनेस कॉन्फिडेंस उनकी वजह से नहीं आएगा, क्योंकि उनकी तो ज़िंदगी यही 4.5 महीने 6 महीने हैं। इसी तरह जो आपके मल्टीलैटरल या फॉरेन लेंडर्स हैं या दोस्त ममालिक हैं, वो भी वेट करेंगे कि अगली हुकूमत आए तो उनसे बात हो सके। तो ये एक इंटरिम सेटअप है, तो उसी दायरे में रहकर काम करेंगे और रास्ता हमवार करने की कोशिश करेंगे अगली हुकूमत के लिए। सर वेरी क्विकली, अब तो शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जिक्र कर दिया नवाज शरीफ साहब की वापसी का। इट्स नॉट जस्ट जावेद लतीफ़ साहब आ रहे हैं। मेरा एतमाद अभी भी जावेद लतीफ़ साहब पे। सर वो तो फिर इस मामले में अच्छा, क्यों हम उन्हीं की तारीख सुने? शोभा उनके पास रहा है, तो मेरा ख्याल उसमें इंटरफियर नहीं कोई करे तो बेहतर है। ये आप शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि सर हम तो इंटरफेयर नहीं करते, हम तो आपसे जरा पूछ रहे हैं कि अब आपको यकीन हुआ है कि नहीं हुआ कि वो वापस आ रहे हैं? नहीं, वो उन्हें वापस आना है। उनकी डेट का तयन वो खुद करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि कवर कर सकता है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन जावेद लतीफ़ साहब के पास होती है। अच्छा, यानी कि शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की इन्फॉर्मेशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते? नहीं, उस पर आप इन्हसार ना करें तो बेहतर है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ जो केयरटेकर कैबिनेट में कुछ तब्दीलियाँ होने की बात हो रही है। स्टे वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। काफ़ी महीनों से वहाँ निगरान जो वज़ीर आला थे और उनकी काबीना वो काम तो कर रही थी, मगर फिर अचानक एकदम आवाज़ें आना शुरू हो गई। बहुत तनकीद जो पहले दबे लफ्ज़ों में हो रही थी वो बहुत पब्लिकली होना शुरू हो गई। इत्तेहादियों ने भी बात करनी शुरू कर दी। ख़ुद वो इत्तेहादी जिनके जो लोग थे या जिनके करीबी लोग जो थे वो इस काबीना का हिस्सा थे, उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी गवर्नर पे भी और काबीना के हवाले से भी, और ये भी इल्ज़ाम लगा कि बहुत से जो लोग उसमें शामिल हैं वो करप्शन में भी मुलव्वस हैं। जब ये बात बहुत पब्लिकली होना शुरू हो गई तो उसके बाद फिर इत्तला आई कि जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान, उसने ख़त लिख दिया वज़ीर आला को और कहा कि काबीना से जो सियासी वाबस्तगी रखने वाले वुज़रा हैं उनको हटाने का कहा। 31 जुलाई को ये ख़त लिखा गया। उसमें ज़िक्र भी किया गया कि जो कुछ वुज़रा, मुशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी हैं वो सियासी उनकी वाबस्तगियाँ हैं और सियासत में वो मुलव्वस हैं, उनको फ़ौरन डी नोटिफाई किया जाए। जब ये ख़त मिला तो इसके बाद इतलात ये आई कि पूरी काबीना से जो है मोरलेस वो इस्तीफ़े ले लिए गए। काबीना का इजलास बुलाया गया और वज़ीर आला ने उन सब से इस्तीफ़े ले लिए और अब इंतज़ार ये हो रहा है कि एक नई काबीना जो है वो तश्कील दी जा रही है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ मलिक साहब, रेजिडेंट एडिटर है जंग अखबार पेशावर। वेलकम टू द शो सर। जी अरशद साहब, ये क्या वाक़या है? तनकीद शुरू हुई थी एमल वली ख़ान साहब से, उसके बाद ऑब्वियसली टॉक शोज़ में भी बात हुई। कुंडी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से की, ANP ने बहुत तनकीद की। बात शुरू यहाँ से हुई थी गवर्नर साहब से, मगर इवेंचुअली जो काबीना है वो सारी की सारी घर भेज दी गई। ये क्या मामला, किस तरह ये हुआ? वज़ीर आला ने इतना ड्रास्टिक फैसला क्यों किया? बहुत शुक्रिया आरिफा। असल में जब 17 जनवरी 2023 को महमूद खान जो कि तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला थे, उन्होंने इमरान खान के कहने पर जब सूबाई असम्बली को यहाँ तहलील किया तो उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो गई। इन सियासी जमातों ने आपस में मशवरा करने के बाद, चूँकि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला दोनों ने मशवरा किया और यहाँ पे आज़म खान साहब को वज़ीर आला तैनात किया गया। आज़म खान साहब जो थे उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं था। साबिक ब्यूरोक्रेट थे, यहाँ पे सूबे में भी और चीफ सेक्रेटरी रहे, मरकज़ में भी फेडरल सेक्रेटरी रहे। उनकी एफिलिएशन इस तरह किसी जमात के साथ नहीं थी। ताहम ये बात है कि उनकी उम्र की वजह से में है कि वहाँ एक्टिवली वो यानी काम नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला तय हुआ, जो कि फेडरल गवर्नमेंट में जमातें थी पीडीएम की और साथ में एएनपी पीपल्स पार्टी, और इन्होंने ये फैसला किया कि जो सूबाई काबीना हम तश्कील देते हैं, इसमें हम अपने लोग शामिल करते हैं। यानी आपस में इन्होंने शेयर्स तकसीम कर लिया, तो सही। इसमें जेयूआई के लोग भी आ गए, एएनपी के लोग भी आ गए, पीपल्स पार्टी के भी आ गए, तमाम जमातों को इन्होंने नुमाइंदगी दे दी। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं थी और जमात इस्लामी की भी इसमें नहीं थी। शुरू में तो मामलात चलना शुरू हुए, लेकिन जूं-जूं मामलात आगे बढ़े, इन पर सीरियस इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए कि यहाँ पे सही। करप्शन भी हो रही है, यहाँ पे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, उसमें भी गड़बड़ हो रही है, तरक्याती मंसूबे भी लेना शुरू कर दिए इन्होंने। तो वो एक, और फिर इन जुमातों पे जो इल्ज़ामात थे वो मीडिया वो ने नहीं तनकीद लगाए, बहुत बल्कि आपस बढ़ गई। में। माफ करिएगा अरशद साहब, आपकी बात मैं यहाँ काट रही हूँ, हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद नाजरीन हमारी साहब से बात जारी रहेगी और हम उनसे ये जो तफसीर रह गई है इस किस्से की वो सुनेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अरशद अजीज़ मलिक साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। जी अरशद साहब, फिर ये 6-7 महीने क्यों लगे ये फैसला करने में इलेक्शन कमीशन को भी और वजीर आला को भी कि सारी काबीना को घर भेज दिया जाए? ये पहले क्यों नहीं उन्होंने फैसला कर लिया? क्योंकि ये रिश्वत की बात और ये सब तो बहुत पहले से हो रही थी। असल में यहाँ पे जो वज़रा थे वो किसी की बात नहीं मानते थे, वो सिर्फ अपने कायदीन की बात मानते थे जिन्होंने उनको नामजद करके यहाँ पे वज़ीर बनाया था। आपको पता है कि जब ये सीएम साहब ने इनको बुलाया चाय पे और सब ने चाय पी, साथ में फाइलें आ गई जिसमें इनके रेजिग्नेशन लिखे हुए थे, उस वक्त भी 4 वज़रा ने कहा कि जी हम तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम तो जाके अपने कायदीन से पूछेंगे क्योंकि हमें तो वज़ीर उन्होंने बनाया है। हालांकि आईनी तौर पे तो वज़ीर आला ने उनको रखा था यहाँ पे वज़ीर, तो वो उन्होंने सीएम साहब ने फिर जब ये देखा तो उन्होंने कहा उनको कि ठीक है, अगर आप लोग रिज़ाइन नहीं करेंगे, कल तक का वक्त है, अगर आपने रेजिग्नेशन ना भेजे तो मैं डी नोटिफाई कर दूंगा। यानी डी नोटिफाई करना उनके लिए आसान था कि वो कहते कि इन सबको मैं फारिग करके घर भेज दूंगा, लेकिन बड़े शरीफ इंसान है वो, उनके अपने जो हेल्थ के मसाइल हैं उस वजह से थोड़ा सा ये डिले हुआ। दूसरा ये कि यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि पहले शुरू में जब आए कि 3 महीने के लिए सेटअप आया है, 2 महीने 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन वो तवील होता गया, अब 7 महीने हो गए हैं, मजीद 6 महीने रहते हैं। तो अब अगर इलेक्शन होते हैं फरवरी मार्च में, अब इन्होंने शुरू ये किया कि यहाँ पे ऐसे लोगों को लाया जाए जिनकी कोई एफिलिएशन ना हो सियासी तौर पर। तो उसके लिए जो नाम देखे जा रहे हैं उसमें सब एक ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, ऐसे जजेस साहिबान भी हैं जिनकी किसी से एफिलिएशन नहीं है। तो अब इम्कान ये है कि एक आध दिन में इसको फाइनल करके नई कैबिनेट को लाया जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या कोई गवर्नर साहब के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है? क्योंकि वही बात के वो जो ये जब तनकीद शुरू हुई थी तो शुरू तो ये गवर्नर साहब से हुई थी, जब एमल वली साहब ने भी पहला जिसको कहते हैं ना मारा था पत्थर, तो वो गवर्नर साहब पे उन्होंने तनकीद ज़्यादा की थी। अरफा ऐसा है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनके पास कोई इख्तियार तो नहीं है, लेकिन वो पेशावर में काउंसलर रहे, फिर उसके बाद मुसलसल वो किसी न किसी ओहदे पे आते रहे, सेनेटर बन गए, इसी तरह वो सारी उम्र उन्होंने सियासत पेशावर में की है। अब जब वज़ीर आला आपका एक्टिव नहीं होगा तो लोग गवर्नर के पास ही जाते हैं कि जी मेरी सिफारिश कर दो, मेरी कोई वो कर दो। उनकी इन्वॉल्वमेंट फिर डे बाई डे बढ़ती चली गई। फिर ज़ाहिर है जब मैंने आपसे कहा कि उनके वज़रा भी जेयूआई के थे इसमें, तो सारे काम जो थे वो गवर्नर साहब के थ्रू हो रहे थे। जब ये कैबिनेट बन रही थी उस वक्त भी गवर्नर साहब से कंसल्टेशन की गई, तो गवर्नर साहब पे तनकीद इसलिए बढ़ना शुरू हो गई कि वो जिन मामलात में भी जो सिफारिश वो करते थे वो वज़रा को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि भाई आप ये लोगों के काम करें। आज भी अगर आप देखें तो गवर्नर साहब ज़्यादा एक्टिव हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल इंसान है, वो ज़्यादा यहाँ पे लोगों से मिलते जुलते हैं, गवर्नर हाउस खुला हुआ है, लोग उनसे आते जाते हैं, जबकि सीएम साहब जो हैं वो इतना एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ चंद मीटिंग्स लेते हैं। तो यहाँ पे आके इनका रोल गवर्नर का बढ़ गया, जिसकी वजह से तनकीद शुरू हो गई। आज भी आप देखें तो एमल वली खान तो साहब सर ने यही कल तो कह परसों रही ही हूँ, बयान फिर दिया, उनका तनकीद तो जो अभी है क्या चेंज करने का कोई प्लान है कि नहीं है? देखिए बातचीत तो हो रही है कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं सूबे में और आपने आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने हैं तो ज़रूरत इस अमर की है कि वज़ीर आला को भी तब्दील किया जाए, गवर्नर को भी तब्दील किया जाए। अब अगर इस पे सारी जो मुख्तलिफ हलके हैं
वो इस पर सोच विचार उनकी हो रही है कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार किए जाए ताकि यहाँ पर भी ऐसे लोगों को लाया जाए, ताकि कल को अगर आज भी देखें ना, ANP अगर कह रही है कि भाई हम यहाँ पे गवर्नर साहब जो हैं वो इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे, तो कल को इलेक्शन होते हैं उसके अंदर फिर ये अगर ये इल्ज़ामात आते हैं तो मेरे ख्याल में इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो अगर ये भी इसमें है कि अगर गवर्नर को कहा जाए कि वो अपने रोल तक महदूद रहें, तो मेरा ख्याल में उनका जो आईनी रोल है उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि वो किसी भी कोई हुकूमत के एतराज मामलात नहीं है। में बहुत मुदाखलत कर बहुत सके। शुक्रिया अरशद साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।